हेलो स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सत्य असत्य, सही विकल्प, इनके बारे में विचार कर रहे हैं। सभी प्रश्न पत्र 80 नंबर के हो रहे हैं और 80 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही विकल्प, सही जोड़ी और एक वाक्यों में उत्तर, इन सब पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इससे हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे मेरिट बनाना चाहे, डिस्टिंक्शन लाना चाहे, चाहे उत्तीर्ण के अंक प्राप्त करना चाहे, सभी में इसका बहुत मेजर रोल रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत हम 10th मैथ्स में अभी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की चर्चा करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है हमारे पास, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। इसका हम रिवीजन करते हैं। इसके अंदर देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, कुछ चीजों को देख लेना आवश्यक है। इन रिवीजन के क्वेश्चंस को यदि करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं उस चैप्टर से संबंधित सामान्य जिज्ञासाएं शांत हो जाती है और हमें सामान्य जानकारियां उससे प्राप्त हो जाती है और उसका लाभ हम परीक्षाओं में उठा सकते हैं। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या बताइए। जब px के शून्यकों की संख्या की बात हो रही है तो हमें यह देखना आवश्यक है कि हमारा x अक्ष और y अक्ष, इस x अक्ष और y अक्ष के अतिरिक्त जो रेखा हमें प्राप्त हो रही है वो रेखा x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक रेखा है, वो x अक्ष को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। वो किसको प्रतिच्छेद कर रही है? y को। तो यदि हम px के शून्यकों की संख्या की बात करें तो px के शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी होगी? शून्य। एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यदि एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या, यहां पर वो शून्यकों की संख्या पूछ रहे हैं, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। यहां पर शून्य। अगला देखिए, रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 है, y बराबर 5 है, तो m का मान क्या होगा? सामान्य रूप से इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होने पर आपको जो भी मान दिए हों उसको आप रख दें। ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की ओर चले तो आपको जो भी मान ज्ञात करना है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हमें सेकंड वाले में क्या दिया है, ध्यान से देख ले। हमें दिया है y बराबर mx प्लस 3, ये दिया है y बराबर mx प्लस 3। मान रख देते हैं, x का मान -2 है, y का मान 5 है। x का मान कितना है? -2 और y का मान कितना है? 5। यह वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए, मान रखते हैं, क्या प्राप्त होता है। यहां पर y की वैल्यू हम रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर m इंटू x का मान हम रखेंगे -2 प्लस 3। यह हमने रख दिया। यहां पर आप देखें, 5 इसी प्रकार से रखेंगे हम, 3 प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, काय में जाएगा? माइनस में, बराबर m इंटू -2। इसको हल करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बराबर m इंटू -2। 2 इसी प्रकार से लिखेंगे, -2 गुणे में है m के साथ, पक्षांतरण करेंगे, काय में जाएगा? बटे में जाएगा, बराबर हमारे पास क्या बचेगा? m। यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, कितनी बार होगा? एक बार, 2 एकम 2, तो m बराबर हमको वैल्यू मिलेगी यहां कितना है? 1। एक चीज ध्यान रखिए, माइनस को नीचे नहीं रखते हैं। यदि माइनस हर में है तो उसे कहां लगा देंगे हम? अंश में। तो m की वैल्यू यहां पर हमें कितनी मिल जाएगी? -1। इस प्रकार से साधारण रूप से जो मान हमें दिए हैं उनको रख दीजिए। पक्षांतरण करके सामान्य विधियों से इसको हल करेंगे तो हमको ज्ञात राशि की सहायता से अज्ञात राशि जिसको का मान हमें निकालना था m का, वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो m की वैल्यू यहां पर हमें मिलती है m बराबर -1। ये इस प्रकार से हल कर लेंगे। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकार का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि हम इस बारे में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी बहुवर्ग समीकरण का हम विविक्तीकार निकालते हैं, इस विविक्तीकार d को, तो विविक्तीकार d को निकालते हैं तो वो बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकार का मान कैसा हो? धनात्मक। तो यदि विविक्तीकार का मान धनात्मक हो, यानी d का मान बड़ा हो 0 से, तो d का मान बड़ा हो 0 से, तो हमेशा हमें मूल जो प्राप्त होंगे वो वास्तविक प्राप्त होंगे। 3 तरह की कंडीशंस होती है। d का मान 0 से बड़ा है
तो मूल वास्तविक होंगे। यदि d का मान बराबर 0 के है तो मूल बराबर होंगे। और यदि d का मान छोटा है 0 से, छोटा है 0 से, इसका मतलब तात्पर्य क्या है, माइनस में हो। यदि d विविक्तिकर का मान माइनस में है तो मूल जो है काल्पनिक या अवास्तविक होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक होंगे। ये 3 कंडीशंस आप याद रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हल करने में आसानी होगी। तो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो विविक्तिकर के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यह होगी वास्तविक। अगला है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? वर्ग की एक विशेषता होती है। वर्ग की अगर बात करें, मान लीजिए मैं एक छोटा सा वर्ग बना लेता हूं, मैं इससे बड़ा वर्ग बना लेता हूं, इससे भी बड़ा वर्ग बना लेता हूं। इस प्रकार के यदि आप वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की एक विशेषता होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो अगर इसके संगत कोण बराबर हैं तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि सभी वर्ग जो हैं वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो चौथा वाला जो है उसको हम देखेंगे कि सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो वो पूछ रहे हैं प्रश्न पत्र में कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो लिखेंगे हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला देख लीजिए, 5वां है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, किसके, वृत्त के। 5वें को आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए हम एक छोटा सा ये वृत्त बना देते हैं, एक रेखा इसको स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श कर रही है तो आप देखिए स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, ओनली एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, ओनली एक बिंदु पर। तो इसलिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु। हमेशा ध्यान रखिए, अगर स्पर्श रेखा है तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेदी रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे मान लीजिए यहीं पर है हमारे सामने, प्रतिच्छेदी रेखा है तो वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, 2 पर। प्रतिच्छेदी रेखा 2 पर प्रतिच्छेद करेगी, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, स्पर्श करेगी। अगला ध्यान से देखिए, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। छठा है ये, एक वाक्यों में उत्तर। इसके अंदर हम देख लें, 2 बिंदु हमको दे रखे हैं। मान लीजिए पहला बिंदु P है, P में क्या दे रखा है, 1, 4, और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं Q है, Q क्या दे रखा है, 3, 2। इसके अंदर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, शॉर्ट में देख लीजिए, पहला बिंदु है उसका पहला बिंदु x1 रहेगा, दूसरा y1 रहेगा। दूसरे वाले बिंदु की बात करें, इसमें पहला निर्देशांक x2 और दूसरा y2। मान रख देते हैं हम, x1 का मान देख लीजिए कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, 3, इसके बटे में 2, फिर कॉमा लगाइए, y1 का मान कितना है आपका, 4, प्लस y2 का मान कितना है, 2, इसमें बटे में कितना, 2। हल कर लीजिए, 3 और 1 4 बटे 2, और यहाँ 4 और 2 कितना, 6 बटे 2। हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से हमारे पास निर्देशांक प्राप्त हुए 2, 3। तो इस तरह से हमें ये जो बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 2, 3। अगला दिया है 7वां, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके थे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा था। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था, पाइथागोरस प्रमेय मैं लिख देता हूं यहां पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, मैं आपको ओरली पहले बता देता हूं फिर हम लिख देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना ले। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये समकोण के 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण।
जिस न्यूनकोण के सापेक्ष हम भुजाएं लेते हैं उस न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, और जिस भुजा पर न्यूनकोण बनता है वो वाली भुजा होती है आधार। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, साधारण रूप से हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय को कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की जगह हम शब्द क्या ले सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से हम ये पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। अब जो हमने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस का अर्थ क्या है, तो उसको लिखेंगे, अर्थात इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हुई। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इस प्रकार से हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपके एक शब्द में उत्तर आसानी से आप कर सकते हैं। इसका ठीक प्रकार से अभ्यास कर लीजिए, वार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये, और इसका लाभ आपको परीक्षा में प्राप्त होगा।